मंगलवार को हमने डीएनए में आपको बताया था कि कैसे गेम ऑफ अनसर्टेनिटी कहे जाने वाले क्रिकेट में कभी कभी कुछ भी हो सकता है। ये बात सिर्फ मैच के नतीजों तक ही सीमित नहीं, ये खिलाड़ी की जिंदगी और मौत पर भी लागू होती है। 25 साल के ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर फिल ह्यूज के साथ भी अनहोनी हो गई और दुख की बात यह है कि अब वो हमारे बीच नहीं है। मंगलवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में एक मैच के दौरान फिल ह्यूज को तेज गेंदबाज शॉन एबॉट के एक बाउंसर से गंभीर चोट लगी थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां उनकी सर्जरी हुई और उन्हें इंड्यूस्ड कोमा में रखा गया। लेकिन 25 साल के ह्यूज जिंदगी और मौत के बीच का मैच हार गए और अपने 26वें जन्मदिन से 3 दिन पहले दुनिया को अलविदा कह गए। ह्यूज की मौत से जहां उनके साथी खिलाड़ियों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, वहीं ह्यूज को बाउंसर मारने वाले तेज गेंदबाज शॉन एबॉट की आंखों से बहने वाले आंसू रुक नहीं रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी कायम है कि क्या एक क्रिकेट बॉल किसी की जान ले सकती है? क्या हेलमेट लगाकर भी खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है? यह आज का सबसे जरूरी डीएनए टेस्ट है, क्योंकि सुरक्षा के तमाम इक्विपमेंट्स होने के बावजूद एक गेंद ने एक क्रिकेटर को मार दिया। यह सब कैसे हुआ, इसे गहराई से समझने के लिए आप ये डीएनए टेस्ट देखिए। क्रिकेट की एक गेंद जान ले सकती है। ये एक ह्यूज लॉस है। This statement is on behalf of Greg, Virginia, Jason and Megan Hughes. We're devastated by the loss of our much-loved son and brother Philip. It's been a very difficult few days. We appreciate all the support we have received from family, friends, players, Cricket Australia and the general public. Cricket was Philip's life, and we as a family shared that love of the game with him. We would like to thank all the medical and nursing staff at St Vincent's Hospital and Cricket New South Wales medical staff for their great efforts with Philip. We love you. ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कप्तान माइकल क्लार्क के चेहरे पर छाई खामोशी बता रही है न सिर्फ उनके परिवार के लिए बड़ा सदमा है, बल्कि पूरा क्रिकेट वर्ल्ड आज 25 साल के ह्यूज के निधन पर शोक में डूबा है। साथी खिलाड़ी रो रहे हैं। ह्यूज को बाउंसर मारने वाले तेज गेंदबाज शॉन एबॉट के आंसू भी थमने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन अब बहस इस बात को लेकर भी हो रही है कि फिलिप ह्यूज को किसने मारा। Philip took the blow at the side of the neck, and as a result of that blow, his vertebral artery, one of the main arteries leading to the brain, was compressed by the ball. That caused the artery to split and for bleeding to go up into the brain, and he had a massive bleed into his brain. ह्यूज को चोट लगने के चंद सेकंड्स के भीतर ही एम्बुलेंस सर्विस को फोन किया गया था। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि जब सिडनी में औसतन एक एम्बुलेंस को मरीज तक पहुंचने में सिर्फ 7 मिनट 65 सेकंड का वक्त लगता है, तो एम्बुलेंस स्टेडियम के भीतर 23 मिनट की देरी से क्यों पहुंची? वैसे फिलिप ह्यूज की मौत के लिए उस हेलमेट को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है जो उन्होंने मैच के दौरान पहना था। दरअसल ह्यूज ने इस मैच के दौरान जो हेलमेट पहना था वो पुराने स्टाइल का था। ह्यूज ब्रिटिश स्पोर्ट्स मेकर मैसूरी का हेलमेट पहनकर मैच खेल रहे थे। इस हेलमेट में आगे का हिस्सा तो कवर होता है, लेकिन पिछला हिस्सा नहीं, और इसी हिस्से पर फिलिप को शॉन एबॉट की गेंद लगी थी। ये पुराने तरह का हेलमेट इस्तेमाल कर रहे थे। सबसे बड़ी बात, पुराने हेलमेट और नए हेलमेट में डिफरेंस क्या है, अब हम बताते हैं आपको। ये देखिए, अगर हम बात करें पुराने हेलमेट की, तो पुराने हेलमेट के मार्क ये येलो लाइन है। ये येलो लाइन दिखा रहा है कि ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, पुराना हेलमेट है, पुराना मॉडल है, जिसमें जो कवर अप एरिया है, जो आपका जबड़े का हिस्सा है, ये सर का पिछला भाग है, जो ये कवर नहीं हो रहा है पुराना मॉडल जो है। लेकिन जो नया मॉडल है वो ये ब्लू लाइन जो आप देख सकते हैं, ये ब्लू लाइन उस एरिया को कवर कर रही है। ज्यादा प्रोटेक्शन है, ज्यादा सेफ्टी है बैट्समैन के लिए। लेकिन ये जो फिलिप ह्यूज जो हेलमेट इस्तेमाल कर रहे थे वो पुराना टेक्नोलॉजी का था। साफ देख सकते हैं आप, ये येलो लाइन आप देख सकते हैं, ये जितना कवर अप एरिया है। फिलिप ह्यूज की जो गेंद लगी थी वो सर की ये पिछले हिस्से में लगी थी,
बाउंसर से बचने के लिए सर का पिछला हिस्सा जो था वहां पे चोट लगी थी। अगर हो सकता है कि अगर वो नया मॉडल इस्तेमाल कर रहे होते तो शायद उनकी जान नहीं जाती, शायद ये हेलमेट जो है उन्हें बचा जाता। अब ये कहा जा रहा है कि अगर फिलिप ने नए तरीके का हेलमेट पहना होता तो शायद उन्हें ये चोट नहीं लगती। Now, Philip Hughes was wearing this older style helmet yesterday, and this is the newer version. It's heavier, it's harder, and offers slightly more protection around the neck here. Now, if that had helped him yesterday, it's impossible to say. और अब एक डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि फिलिप ह्यूज के सिर के किस हिस्से में चोट लगी। शॉन अबॉट की बाउंसर पड़ने पर ह्यूज घूमे और गेंद उनके सिर के इस हिस्से पर लगी। और यही वो जगह है जिसे ये पुराना हेलमेट कवर नहीं करता है। And what Philip has done, of course, is turn his head so that the ball's come in and really crashed into the lower back of the skull here in the area around, say, the occiput. So rather than hitting up into the traditional area where people get broken skulls and things like that, to get a hit back here, there's some very important vessels, and so the smashing of the ball into this area resulted in the arterial bleed, and then the blood would flow up into the brain and very quickly make him unconscious and obviously cause the brain concerns that they're looking at present. So. सवाल यहाँ पर क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी पर भी खड़े हो रहे हैं कि इस तरह के पुराने हेलमेट को अब तक बैन क्यों नहीं किया गया। वैसे सवाल क्रिकेट के नियमों को लेकर भी उठने शुरू हो गए हैं। मौजूदा दौर में टेस्ट और वनडे क्रिकेट में 2 बाउंसर ही अलाउड हैं, लेकिन इस मौत के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या बाउंसर को खत्म कर देना चाहिए। हालांकि एक सच ये भी है कि बाउंसर एक बॉलर का सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। ऐसे में क्या बॉलर से बाउंसर छीनना जायज रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फिल ह्यूज के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक ऐसी अनहोनी थी जिसे शायद टाला जा सकता था अगर ह्यूज ने लेटेस्ट मॉडल का हेलमेट पहना होता। क्रिकेट की दुनिया में ऐसी अनहोनी ने अब तक कई खिलाड़ियों को हमसे छीन लिया। भारतीय क्रिकेटर रमन लांबा का नाम सबसे पहले जेहन में आता है, जब फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर फील्डिंग करते वक्त गेंद उनके सिर में आ लगी और चोट लगने के 3 दिन के बाद उनका निधन हो गया। पाकिस्तान के अब्दुल अजीज को 17 साल की उम्र में बैटिंग के दौरान गेंद सीने में आ लगी, वो वहीं पर गिर गए और हॉस्पिटल जाते वक्त उनका निधन हो गया। साउथ अफ्रीका के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर डैरन ब्रैंडल की मौत भी सिर में गेंद लगने से हुई थी। इंग्लैंड में जन्मे इयान फॉली को 32 साल की उम्र में बल्लेबाजी के दौरान आंख के नीचे गेंद लग गई थी, जिसके बाद हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। पाकिस्तान के 22 साल के जुल्फिकार भट्टी की मौत भी गेंद सीने में लगने की वजह से हुई। इंग्लैंड के जॉर्ज समर्स को भी शॉर्ट पिच गेंद से चोट लगी थी। हालांकि उन्हें हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया था क्योंकि वो रिकवर कर चुके थे, लेकिन चोट लगने के 4 दिन के बाद उनकी मौत हो गई थी। हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट को करीब से जानने वालों को आज वो जमाना भी याद आ रहा होगा जब सर विवियन रिचर्ड्स और सुनील गावस्कर जैसे खिलाड़ी बिना किसी हेलमेट के उस जमाने के तेज गेंदबाजों का डट कर सामना कर लेते थे। बॉडीलाइन गेंदबाजी के सामने उनके स्ट्रोक्स देखने लायक हुआ करते थे। That was a nasty series. Let us see how well they handle it. Oh, he's hit him. That may have broken his jaw. क्रिकेट का वो खूनी जमाना जब खूंखार गेंदबाज हुआ करते थे और उनकी खौफनाक गेंदें हुआ करती थी। 1930 के दशक में जिस बॉडी लाइन टेक्निक का इस्तेमाल करके इंग्लिश गेंदबाजों ने ब्रैडमैन को रोकने की कोशिश की थी, उसी टेक्निक का इस्तेमाल करके बाद में वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने बल्लेबाजों के दिल में खौफ और दहशत वाली गेंदें फेंकनी शुरू कर दी थी। कौन भूल सकता है एंडी रॉबर्ट्स, जोएल गार्नर, माइकल होल्डिंग, कार्टने बॉल्स और एम्ब्रोज जैसे गेंदबाजों को। इनका खौफ ऐसा कि स्ट्राइक लेते ही अच्छे बल्लेबाजों के पसीने छूटने लगते थे। 70 के दशक में रफ्तार के खौफ से पार पाने के लिए क्रिकेट में हेलमेट पहनने का सिलसिला शुरू हुआ। हालांकि तब भी कई मौकों पर हेलमेट की हार हुई और गेंद ने बल्लेबाज को पिच से सीधे हॉस्पिटल तक पहुंचाया। लेकिन उस दौर में भी सर विवियन रिचर्ड्स और सुनील गावस्कर जैसे खिलाड़ी मौजूद थे जिन्हें न तो रफ्तार का खौफ था और न ही चोटिल होने का डर। ये वो दौर था जब क्रिकेट के नियम कायदे भी आज की तरह सख्त,
नहीं हुआ करते थे। गेंदबाजों को बल्लेबाजों का सिर फोड़ने की खुली छूट थी। बावजूद इसके गावस्कर ने बिना किसी हेलमेट के हर बाउंसर को जवाब दिया। रिचर्ड्स ने हंसते मुस्कुराते बाउंसर्स का सामना किया। वो झुके, उनकी टोपी गिरी, लेकिन उनका हौसला नहीं गिरा। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि अपने करियर में रिचर्ड्स ने कभी भी हेलमेट नहीं पहना। जैसे जैसे समय बदला, क्रिकेट में सुरक्षा के साधन भी बदले। हेलमेट से लेकर थाई गार्ड, चेस्ट गार्ड, आर्म गार्ड सब आ गए। लगने लगा कि अब बल्लेबाज पूरी तरह सुरक्षित हैं। लेकिन तमाम सुरक्षा साधनों की मौजूदगी में पहले ही टेस्ट मैच में वकार यूनुस के बाउंसर से सचिन की नाक भी टूटी। तेज गेंदबाज मनोज प्रभाकर, पूर्व बल्लेबाज के श्रीकांत और संदीप पाटिल भी बाउंसर पर गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। इसके अलावा साल 1961-62 में वेस्टइंडीज का दौरा करने वाली भारतीय टीम के बल्लेबाज नारी कॉन्ट्रैक्टर चार्ली ग्रिफिथ के बाउंसर का शिकार हुए। वो 6 दिन तक कोमा में रहे और नारी को ऑपरेशन के बाद मुश्किल से बचाया जा सका। उनके सिर में बाद में मेटल की प्लेट लगाई गई। कई दूसरे खिलाड़ियों को भी गंभीर चोटें आई हैं और ब्रेटली सरी के गेंदबाजों की रफ्तार ने मैकलम जैसे बल्लेबाजों की नाक भी तोड़ी है। यानी गेम ऑफ अनसर्टेनिटी ने बिना हेलमेट लगाए रिचर्ड्स और गावस्कर की निडर बल्लेबाजी भी देखी और हेलमेट लगाकर खेलने वाले खिलाड़ियों की लगी चोटें भी देखी। अफसोस इस बात का है कि अनसर्टेन गेम में कुछ दुखद हादसे भी हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। फिल ह्यूज सिर्फ 25 साल के थे और इसी रविवार को उनका 26वां जन्मदिन था। आज क्रिकेट से जुड़ा हर शख्स फिल की पुरानी तस्वीरों को याद करके आंसू बहा रहा है और हम भी फिल के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और आपसे उनके कुछ यादगार लम्हे बांटना चाहते हैं। I'm probably the dumbest. If you were playing cricket, what would you be doing? I'd be on the farm, no doubt. I wouldn't be living in the city. I'd be on the farm with Dad, with the cattle, Angus stud cattle, and that's what I love. When I'm off the pitch, off playing cricket, that's what I do in my downtime. If I have the time away, I'll go back to the family. आईपीएल की टीम चेन्नई सुपर किंग्स और बीसीसीआई में एन श्रीनिवासन का खेल अब बहुत जल्दी खत्म हो सकता है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में बीसीसीआई से पूछा है कि चेन्नई सुपर किंग्स को कौन नियंत्रित कर रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स के अधिकारी और श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन को मुद्गल कमेटी ने सट्टेबाजी में शामिल पाया है। ऐसे में बीसीसीआई चेन्नई टीम की मान्यता क्यों नहीं रद्द कर रही? कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आगे जांच की जरूरत नहीं है। बिना किसी और जांच के चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल से हटा दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स का खेल खतरे में दिखाई दे रहा है। वैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को एक हिदायत भी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीसीसीआई को फिक्सिंग के विवादों पर विराम लगाने के लिए नए बोर्ड का गठन करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि नए सिरे से बीसीसीआई के चुनाव करवाए जा सकते हैं और मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट में जिन लोगों के नाम हैं, उन्हें चुनाव और नए बोर्ड से अलग रखा जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो नया बोर्ड बने वो आईपीएल 6 में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करे। यानी एक बात साफ है, अब बीसीसीआई में श्रीनिवासन के वनवास का वक्त भी नजदीक आता हुआ दिख रहा है। सुनवाई के दौरान अदालत ने एन श्रीनिवासन को आदेश दिया है कि वो चेन्नई सुपर किंग्स और इंडिया सीमेंट्स में हिस्सेदारी की पूरी जानकारी लिखित में दे। आज सुप्रीम कोर्ट में महेंद्र सिंह धोनी का नाम भी उछला। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की वकील नलिनी चिदंबरम ने महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कहा कि चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेइंग 11 का फैसला धोनी ही लेते थे और पूरी टीम उन्हीं के हिसाब से खेलती थी।
इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया कि यह क्रिकेट के लिए काफी दुखद है कि एक खिलाड़ी के इशारे पर पूरी टीम खेल रही हो और अब इस मामले की भी जांच की जाएगी। यानी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, उसके मालिक एन श्रीनिवासन और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, तीनों पर सवाल उठाए गए। बीसीसीआई ने कोर्ट के सामने फिर वही बातें दोहराई जब सारे कमीशन के रिपोर्ट आ चुके हैं कि हमारी अपनी डिसिप्लिनरी कमेटी है, मुझे मौका दिया जाए, जो भी दोषी होंगे हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो माननीय कोर्ट ने ये कहा कि प्रेजेंट बोर्ड को मैं दूं, प्रेजेंट बोर्ड को दूं, ऐसा करता हूं, क्यों नहीं जो लोग दोषी हैं उनको मैं हटाता हूं और एक नए बोर्ड का गठन हो, चुनाव हो आपका, और जो नया बोर्ड चुन के आएगा वो डिसिप्लिनरी कमेटी के तौर पे जांच करेगा। उसके बाद से बीसीसीआई बैकफुट पर चला गया। जी न्यूज स्वच्छ क्रिकेट अभियान की मुहिम काफी लंबे समय से चला रहा है। हमने आईपीएल में फिक्सिंग के इस खेल पर कई बड़े खुलासे किए। हमने आईपीएल में फिक्सिंग का सच सामने लाने के लिए स्टिंग ऑपरेशन भी किया। ये सब करने के पीछे हमारा मकसद क्रिकेट की गंदगी को साफ करना है और हमें इस बात की खुशी है कि जी न्यूज ने जो सवाल पहले उठाए थे, अब सुप्रीम कोर्ट वही सवाल क्रिकेट के ठेकेदारों से पूछ रहा है। अब आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। 1907 में आज इलाहाबाद में हिंदी साहित्य के मशहूर कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ था। खास बात यह है कि हरिवंश राय बच्चन दूसरे भारतीय थे जिन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी साहित्य में डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी की थी। मधुशाला, अग्निपथ, जो बीत गई सो बात गई जैसी उनकी कई रचनाएं यादगार हैं। उनकी लिखी आखिरी कविता 1 नवंबर 1984 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या पर आधारित थी। दुनिया का पहला आंशिक फेस ट्रांसप्लांट 2005 में आज फ्रांस के एमिन्स में किया गया था। यह सर्जरी 38 साल की एक महिला पर की गई थी, जिसमें उनके चेहरे का आधा हिस्सा यानी ठोड़ी, होंठ और गाल 46 साल की एक मृतक महिला डोनर से लिए गए थे। 1975 में आज लेखक, जाने माने टीवी प्रेजेंटर और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के को फाउंडर रॉस मैकवाइटर की उन्हीं के घर के बाहर हत्या कर दी गई थी। रॉस चरमपंथी संगठन आयरिश रिपब्लिकन आर्मी IRA के कट्टर आलोचक थे और इसी वजह से उनकी हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि रॉस ने अपने भाई नॉरिस के साथ मिलकर 1955 में द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की स्थापना की थी। तो डीएनए में आज के लिए इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात कल होगी डीएनए के अगले एपिसोड में, जिसमें हम कुछ और बड़ी खबरों का डीएनए टेस्ट करेंगे। नमस्कार।